हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ओबीजी के अंदर 16 नंबर से 20 नंबर तक सिक्योर करेंगे अपने एग्जाम के अंदर आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर। ठीक है, ये वीडियो आपका शॉर्ट ही रहेगा, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में आपको इतना कुछ कवर करवा दूंगा कि आपके ओबीजी के अंदर एक डिजीज आती है। ठीक है, यहाँ पर अपन ओबीजी की बात करें, ठीक है, ओबीजी की अगर बात करें तो ओबीजी में आपके एक 16 नंबर की डिजीज तो 110% फिक्स है कि आपकी एक डिजीज आती ही है। ठीक है, अगर आपकी बात करें तो एक तो आती है आपकी 16 नंबर की डिजीज आती है। ठीक है, और एक अपन बात करें आपके शॉर्ट नोट्स में भी बहुत बार क्या होता है कि 4 नंबर की डिजीज पूछ लेता है। अभी आप लेटेस्ट का पेपर उठा के देखोगे 25 के पेपर में, तो 25 के पेपर में आपसे 2 डिजीज पूछ रखी है, मतलब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 नंबर की यहाँ पर आपसे ओनली डिजीज सेक्शन पूछ रखा है। एक तो आपके पूछ रखा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक आपका पूछ रखा था इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, तो जितनी भी आपकी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई या फिर आपकी डिजीज रिलेटेड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज हो गई, ठीक है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। और ये वीडियो आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कैसे आपको एक डिजीज को मैनेज करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में लिखना है कि जैसे आपकी कोई भी डिजीज आ गई, ठीक है, आपकी कॉमन डिजीज या इंपॉर्टेंट डिजीज ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर डाल रखी कि आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है, जैसे कि आपकी इनफर्टिलिटी है, एपीएच है, पीपीएच है और आपका हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में आपका जो मोस्ट कॉमन है एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया है। ठीक है, और फिर अपन बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया और आपका जीडीएम हो गया, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गया। या फिर अपन अगर उसकी बात करें आपके एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी, तो वहां पर आपके दो ही एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी है, क्या क्या, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस और पॉलीहाइड्रोएमनियोस। या फिर अपन बात करते हैं जैसे कि बाकी आपके अबॉर्शन हो गया। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी डिजीज है उसके अंदर कैसे लिखना है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा लेकिन आपके लिए वेरी यूजफुल रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि सबसे पहले ये डिजीज होती क्या है और कैसे होती है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अबॉर्शन है, तो अबॉर्शन क्या होता है और अबॉर्शन की गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ लिखनी है आपको। अभी बहुत ही डाउट हो रहे थे इसके बारे में कि हम अबॉर्शन की गाइड, जैसे कि कभी कहीं आपके सोल्ड पेपर या पीवाईक्यू के अंदर देखोगे तो वहां पर आपका 28 वीक लिख रखा है, कई जगह 20 वीक लिख रखा है और कई जगह आपका क्या लिख रखा है, 22 वीक लिख रखा है, कई जगह 24 वीक लिख रखा है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ गाइडेंस के अनुसार अपन देखें ना, तो जो आपका पीरियड ऑफ वायबिलिटी होता है ना, वो आपका 22 वीक का होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना होता है? 22 वीक का होता है। 22 वीक का ऊपर आपका क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ वायबिलिटी का पीरियड हो जाएगा। मतलब 22 वीक की अपन बात करें तो 22 वीक से मतलब जो फिटस होता है, फिटस के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन क्या होने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो आपके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि डिजीज क्या होती है और कैसे होती है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि आपका एपीएच हो गया, पीपीएच हो गया, तो एपीएच हो गया, तो एपीएच क्या होता है? एपीएच मोस्ट कॉमन डिजीज इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली सबसे कॉमन डिजीज कौन सी होती है? आपकी एपीएच होती है। और आफ्टर प्रेगनेंसी की बात करें तो आपकी पीपीएच होती है जो सबसे ज्यादा होती है। और अपन बात करें तो मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी हाई इन आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी के बारे में अगर बात करें तो एकमात्र ऐसी डिजीज आपकी पोस्टपार्टम हेमरेज जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डिजीज और मोर्बिडिटी होती है, किसके अंदर? इंडिया के अंदर या ऑल अदर्स कंट्रीज के अंदर। तो ये आपके किस में आ जाएगा? इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि डिजीज क्या होती है और इसका इंसिडेंस क्या है। इंसिडेंस मतलब कैसे फैल रही है। जैसे कि अपन बात करते हैं आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी तो एक प्रकार की डिजीज नहीं होती है, बट आल्सो ये आपकी क्या होती है, एक प्रकार की हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है जिसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपन जो आपका नेगलेस रूल है, नेगलेस रूल क्या कहता है कि हर 80 वुमेन में एक वुमेन आपकी क्या होती है? ट्विंस होती है, मतलब एक बच्चा ट्विंस होता है। और 80 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो आपका 6400 में एक क्या होता है? ट्रिपलेट्स होता है। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन में मतलब कि डिजीज के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डेफिनेशन। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है? डेफिनेशन में आपको लिखना है कि जैसे कि आपका आ गया एपीएच। ठीक है, तो एपीएच क्या हो गया? एपीएच की डेफिनेशन क्या हो गया आपकी कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी से लेकर, मतलब 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके मतलब पीरियड ऑफ वायबिलिटी से लेके प्रेगनेंसी तक आपके मतलब हेमरेज होना या फिर ब्लीडिंग मोर होना, वो आपकी कंडीशन, ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? आपका एपीएच कहलाता है। ठीक है, अगर पीपीएच की बात करें तो पीपीएच क्या हो गया आपका? आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे आपका प्लेसेंटा बाहर निकलता है, ठीक है, तो प्लेसेंटा बाहर निकलने के बाद में नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी होती है आपकी? 500 ml तक अपन मान लेते हैं कि
नॉर्मल ब्लीडिंग है, ठीक है। अगर 500 ml से ज्यादा हो रही है, ठीक है, 500 ml से ज्यादा हो रही है तो आपकी कंडीशन क्या कहलाएगी, पीपीएच कहलाएगी। इसी प्रकार अगर एक्लेम्पसिया की बात करें तो एक्लेम्पसिया क्या होती है, हाइपरटेंशन का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो हाइपरटेंशन है मतलब बीपी है, बीपी कितना हो जाता है 140/90 mm ऑफ एच हो जाता है। और उसके अलावा दो कंडीशन और होती है, क्या क्या होती है, एक तो एडिमा होता है, एक प्रोटीन यूरिया होता है। वो आपकी कंडीशन क्या कहलाती है, प्री एक्लेम्पसिया कहलाती है। अगर प्री एक्लेम्पसिया के टाइप की बात करें तो प्री एक्लेम्पसिया कितना होता है, आपका माइल्ड मॉडरेट सीवियर होता है। मतलब आपको लिखना क्या है, डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ज्यादा नहीं, आपकी 8-10 डिजीज है वो पढ़ लो, आपके लिए इनफ है। उसी से ही आएगी आपकी 2 डिजीज आएगी, एक आपकी बड़ी डिजीज आएगी और एक आपकी छोटी 4 नंबर के अंदर पूछेगा डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन कॉज, कि आपकी अगर कोई सी भी डिजीज आ गई, ठीक है, कोई सी भी मतलब ओबीजी से रिलेटेड कोई सी भी डिजीज आ गई है, तो आप क्या ऐसी चीजें लिख सकते हो कॉमन, जिसको मतलब सबके अंदर आप क्या कर सकते हो, फिट बैठेगी। तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आज का मेरा मेन पर्पज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रो डेफिनेशन याद करना है, बाकी सारी पूरी डिजीज के अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, डिजीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये आपका छोटा सा फॉर्मेट रहेगा 5-7 पेज का। जिसके बारे में नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो नर्सिंग मैनेजमेंट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट ऐसा होता है कि आपके 8 नंबर का ओनली एंड ओनली नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। और नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आपको प्रॉपर आ गया तो 8 में से वहां पर आपके 6 या 7 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। और 8 नंबर का आता है अपना ये वाला मैटर, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर कॉमन कोज की बात करें तो सबसे पहला हो गया आपका हार्मोनल इंबैलेंस, मतलब कोई भी डिजीज होती है, जैसे आपका एपीएस ले लो, पीपीएस ले लो, इनफर्टिलिटी ले लो, या फिर आपका क्या नाम है अबॉर्शन ले लो, या फिर आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी ले लो, कोई सी भी डिजीज होती है ना, उसमें क्या होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है। हार्मोन भी आपका कौन सा, मोस्ट कॉमनली आपका एचसीजी हार्मोन होता है ना, उसमें इंबैलेंस होता है। नेक्स्ट हो गया आपका प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज, प्लेसेंटा के अंदर एबनॉर्मलिटी होने की वजह से तो 110% होता है कि आपकी डिजीज होना कंफर्म है, ठीक है। फिर हो गया आपका मेटरनल इन्फेक्शन हो गया, या पीआईडी हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, तो वो क्या कर सकती है, कोज कर सकती है कोई भी डिजीज को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना पुअर मेटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब मेटरनल की हेल्थ है ना वो क्या है, पुअर है, ठीक है, और उसका न्यूट्रिशन लेवल भी क्या है, पुअर है, तो वो क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। डिजीज तो कोज करेगा। उसके अलावा फीटल को भी क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उसको भी फीटल डिस्ट्रेस होने के चांस होते हैं। इसके अलावा हो गया आपका ट्रॉमा हो गया, इंजरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन हो गई या फिर इंजरी होगी प्रेगनेंसी में, तो वो आपके क्या कर सकती है, डिजीज कोज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन फॉर एग्जांपल अपन क्या पढ़ते हैं, आपका एपीएच हो गया, पीपीएच हो गया, ठीक है। अब सॉरी एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, एक्लेम्पसिया प्री एक्लेम्पसिया या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, तो वहां पर एक आपकी कंडीशन होती है क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, मतलब कि जैसे अपन हाइपरटेंशन में आपका एक टाइप होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या कहता है, अगर माँ के अंदर पहले से हाइपरटेंशन था और आपने कंसीव कर लिया बेबी को, ठीक है, तो उसमें उस दौरान और ज्यादा रिस्क होने का चांस होता है, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन कहलाते हैं। इसके अलावा हो गया आपका मल्टीपल गेस्टेशन। मल्टीपल गेस्टेशन क्या हो गया कि जैसे कि बार बार क्या नाम है, ज्यादा बार बार क्या हो रहा है, गेस्टेशन का मतलब ये हो गया कि डिलीवरी क्या हो गया उसके बाद, मतलब कि ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए, ठीक है, तो वहां पर भी उसका क्या होता है, ज्यादा रिस्क होता है डिजीज होने का, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका प्रीवियस हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, ये तो आपको लिखना ही है, क्योंकि इसको तो अपन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी लिखते ही आए सारे डिजीज के अंदर, सारे सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आपका क्या, कोज, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आपके रिस्क फैक्टर के। रिस्क फैक्टर क्या होता है, रिस्क फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो क्या कर सकते हैं, आपकी डिजीज को बढ़ा सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। कोज तो क्या होते हैं, जो डिजीज को कोज करते हैं, ये सारे तो क्या थे, आपके डिजीज पैदा करने वाले कारक थे। लेकिन रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जो डिजीज पैदा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डिजीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। अब मैं आपको एक बात तो केवल जानकारी दे दूं, ये आपको मैंने कॉमन कोज तो बताए, लेकिन आप थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू का फर्स्ट और सेकंड कोज है ना, वो डिजीज रिलेटेड लिखो। जैसे कि आपके अगर आ गया पीपीएच आ गया, तो पीपीएच आ गया तो आप पहले आप 40 कोज लिखने की कोशिश करो। 40 क्या होते हैं आपके, एटोनिसिटी हो गया, ट्रोमा तो मैंने इसमें लिखा ही दिया है, ठीक है, एटोनिसिटी, ट्रोमा हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, या फिर टिश्यू इंजरी होगी, ठीक है, टिश्यू इंजरी और ट्रोमा तो अपने इसमें आ ही गया,
कॉमन के अंदर आ गया। अब यहाँ पर आपको थ्रोम्बिन और किसको एटोनिसिटी को ऐड करना था। अब अपन पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर की, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको अपन हर डिजीज के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है एडवांस मैटरनल एज, जो आपके सब के अंदर चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बच्चा पैदा करने की एज होती है ना, वो होती है आपकी 25 से 35 साल। इसमें अगर बच्चा पैदा करते हैं ना तो ज्यादा मतलब ना तो मदर को ज्यादा रिस्क होता है और ना ही बच्चे को ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन एडवांस मैटरनल एज क्या कहलाती है अपनी 35 से अगर ज्यादा के उम्र में आप फर्स्ट बेबी गेन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई एडवांस मैटरनल एज हो गई है। इसके अलावा प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन, अगर पहले कॉम्प्लिकेशन हुआ है, जैसे कि पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है ना, तो इस बार 110% चांस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या हो गया कि आपने क्या एक मल्टीपल मतलब कि जैसे कि ट्विंस हो गए या फिर अपना ट्रिपलेट हो गए, तो उनमें क्या होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑलरेडी है तो रिस्क फैक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन खराब रहेगा तो डिजीज अक्यूर होने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हो गया क्रोनिक डिजीज, जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस, ऐसी डिजीज होती है जो क्या करती है, सारी डिजीज होती है ना, जितनी भी डिजीज आपकी, जितनी भी डिजीज या जितनी भी एबनॉर्मलिटी, उनको क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा हो गया आपका स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया और ड्रग यूज हो गया। ये तो ऑब्वियसली बात है कि क्या नाम है, कोई भी डिजीज को कम तो शायद ही करेंगे, उल्टा मतलब कि आपकी जो भी ये चीज आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपके लिए ऑलरेडी हेल्थ के लिए आपके हार्मफुल होते हो, तो बच्चे के लिए तो और भी हार्मफुल होंगे, ठीक है। इसके अलावा यूटेराइन एबनॉर्मलिटी, अगर यूटरस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी डिजीज है वो होने के चांस और भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन की हिस्ट्री बार बार हो रखी है तो वहां पर आपका क्या होता है, रिकरेंट अबॉर्शन होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, कोज पढ़ लिए अपन ने और रिस्क फैक्टर पढ़ लिए। ऐसे कोज और ऐसे रिस्क फैक्टर पढ़े जो कोई सी डिजीज आ जाए बेबिंदास होकर आप लिख सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं कॉमन साइन और सिम्टम्स, जो सबके अंदर कौन कौन से ऐसे कॉमन साइन और सिम्टम्स है वो यूज करें। आप शुरू के 2 या 3 तो आप क्या करो, सारी चीजें, जैसे रिस्क फैक्टर के में तो आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, एज इट इज छाप दो। लेकिन जो कोज बताए, कोज आप शुरू के 2 या 3 आप क्या लिखो, डिजीज स्पेसिफिक लिखो, फिर आप क्या लिखो, कॉमन वाले लिखो, और रिस्क फैक्टर एज इट इज छाप दो। कॉमन साइन और सिम्टम्स की भी मैं बात करूंगा कि आपको शुरू के 1-2 कॉमन साइन और सिम्टम्स है ना, वो आप डिजीज रिलेटेड लिखो, ठीक है। फिर आप क्या करो, ये एज इट इज लिख दो। इसमें क्या हो गया, आपका एब्डोमिनल पेन हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो गया, वीकनेस एंड फटीग हो गया, डिजीनेस और फेंटिंग हो गया, ठीक है। वीकनेस और फटीग मतलब थकावट हो गया, फटीग हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, मतलब सारी डिजीज के अंदर ये कॉमन साइन और सिम्टम्स है जो ये चलते ही आपके, ठीक है। एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया या फिर बैक पेन हो गया, तो ये आपके क्या है, कॉमन साइन और सिम्टम्स है जो आप सारी डिजीज के अंदर एज इट इज लिख सकते हो। शुरू के 1 या 2 आप क्या लिखो, डिजीज रिलेटेड लिखो और बाकी ये लिख दो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन आपको लिखना है अगर पूछे तो, और नहीं पूछे तो शॉर्ट नोट्स में तो लिखना ही है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा भाई, अगर देखो ब्लीडिंग हो रही है तो सीवियर ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे तो मैटरनल क्या कर सकती है, शोक में जा सकती है। शोक में जाएगी तो एनीमिया हो सकता है मदर को, ठीक है। अगर ब्लीडिंग कम होगी तो मैटरनल शॉक होगा और एनीमिया होगा ही होगा। अब एक से क्या हो गए, 2 तो याद हो गए, ठीक है। फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है भाई, कोई भी डिजीज होगी तो ऐसा थोड़ी है कि मदर को डिजीज हो रही है तो बच्चा तो बंदा आराम से मस्त है, लेकिन बच्चे को भी क्या होगा, कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशन रेस्ट्रिक्शन, ग्रोथ के अंदर रेस्ट्रिक्शन होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके कोई भी डिजीज के कॉम्प्लिकेशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन, अब ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर आपकी WBC सेल ज्यादा आएगी तो उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। इसके अलावा फिटल डेथ हो गया, फिटल कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फिटल अंदर ही डेथ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो सीवियर ब्लीडिंग है तो एनीमिया होगा, एनीमिया की वजह से क्या हो सकती है, शोक में जा सकती है, और शोक में जाने को अपन क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी कर देना इसको, मोर्टेलिटी मतलब मातृ दर, तो मेटरनल मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हो गया, कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया जो आप सबके अंदर एज इट इज लिख सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉमन इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या लिखे कॉमन, तो इन्वेस्टिगेशन में आपको USG 110% सबके अंदर, क्यों, क्योंकि एकमात्र ऐसा इनविजिबल मतलब एक जैसे आपकी रेडिएशन होती है ना, तो रेडिएशन आपकी 2 प्रकार की होती है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग क्या करती है, जो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कभी भी ये मत लिख देना एक्सरे, वरना वो सोचेगा कि ये कहीं ना कहीं ठग के आया है, ठीक है। एक्सरे, CT स्कैन, MRI ये तो लिखना ही नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है।
एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, जैसे कि अपन अब पहले एमएसएन पढ़ते आ रहे, तो एमएसएन में अपना कुछ भी नहीं लिखते, तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये तो लिख ही देते हैं, कहीं भी लिख देते चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सरे, सीटी, एमआरआई तो लिखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सरे, सीटी, एमआरआई क्या करती है? एक्सरेज और गामा रेज उत्पन्न करती है। और एक्सरेज और गामा रेज क्या करती है? आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है? जो फिटल की वो नहीं, उसको अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा ना, तो अब आप उसको क्या कर रहे हो? फिटल को उसके एक्सरेज से एक्सपोजर कर रहे हो। ठीक है, एक्सरेज और गामा रेज क्या होती है? अपनी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जो क्या करती है? आपके फिटल को एक्सपोजर करेगी, किससे? जो आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन से है। तो एक्स आपको कभी भी एक्सरे, सीटी, एमआरआई और पीईटी, जो भी आपकी ये एक्सरे और गामा रे से रिलेटेड जितने भी डायग्नोसिस है ना, उनको आपको अवॉइड करना, मतलब लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये आपकी स्पेशल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि वहां गलती से भी ये मत लिख के आ जाना। चाहे आप कम लिखो, लेकिन ऐसी चीजें मत लिखो जिससे एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यूएसजी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर हो गया। ये आपके जैसे कि एक यूएसजी, ब्लड टेस्ट और यूरिन एग्जामिनेशन, ये तो आपके कोई सी, मतलब ये वैसे तो सारे आपके सबके अंदर लिख सकते हो, लेकिन आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को आप किसमें ज्यादा, किसके अंदर? जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। इसके बाद में आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, जैसे कि ओजीटीटी, जीटीटी। ठीक है, ये वाली चीजें भी आप लिख सकते हो। अब अपन बात करते हैं कॉमन मैनेजमेंट। कॉमन मैनेजमेंट यहाँ पर मैं आपको नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 8 नंबर का है, कंफर्म में 110% कंफर्म है, और उसको तो कर ही लो। क्यों कर ही लो? क्योंकि इसमें तो आपके जैसे कि पूछेगा कि डिफाइंड डिजीज पूछेगा, फिर हो सकता है कि कोज नहीं पूछे, सीधा साइन और सिम्टम्स पूछ दे, या फिर सीधा कॉम्प्लिकेशन पूछ ले। ठीक है, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट तो पूछेगा ही, मतलब पूछेगा, 110% पूछेगा। अब कॉमन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं मेडिकल मैनेजमेंट की बात करूंगा। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं? आईवी फ्लूइड देते हैं। आईवी फ्लूइड में अपन क्या करते हैं? मेट्रोनाइडाजोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो मेडिकेशन एज पर फिजिशियन प्रेस्क्राइब, मतलब जो आपको फिजिशियन प्रेस्क्राइब कर रहा है वो मेडिसिन आप प्रोवाइड करो। जैसे कि आपका एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? आपकी MgSO4 होती है। ठीक है, या फिर अपन बात करें जीडीएम के अंदर इंसुलिन देते हैं अपन। तो थोड़ी बहुत आप एक दो ड्रग कॉमन याद कर सकते हो, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना काम थोड़ी है मेडिकल लिखना, वो तो डॉक्टर्स का काम है। ठीक है, तो मेडिसिन एज पर डॉक्टर प्रेस्क्राइब या फिजिशियन प्रेस्क्राइब। ठीक है, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोस्क्राइब। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें बीटी। बीटी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लीडिंग हो रही है, अपन ने कॉम्प्लिकेशन में भी ब्लीडिंग लिखा है, साइन और सिम्टम्स में भी ब्लीडिंग लिखा है, और कोज में भी लिखा है, तो भाई आपको बीटी करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, इफ ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो। फिर आपका एंटीबायोटिक, यहाँ पर मैं आपको क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक अपन लिख के आते हैं, सभी लिख के आते हैं, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक लिख के सभी लिख देते हैं। बुक आपके कब चल जाती थी? एमएसएन के अंदर चल जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो रेस्ट्रिक्ट होती है, मतलब मना होती है। क्यों? क्योंकि आप ठीक है, आप मदर की क्या नाम है एंटीबायोटिक देख के आप क्या कर रहे हो? इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मदर को तो इन्फेक्शन कंट्रोल कर रहे हो और बच्चे को मार रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वही बात है, एंटीबायोटिक ऐसी दो जो, या तो आप सीधा लिख दो एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, चल जाएगा। और या फिर अगर नाम लिख रहे हो ना एंटीबायोटिक के, तो ऐसे नाम लिखो जो आपके सेफ होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसे मत लिखो जो कि आपके बच्चे को मारने वाले होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एमोक्सिलिन हो गया, सेफ्ट्रोक्सोन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, और क्लिंडामाइसिन हो गया। ये आप एंटीबायोटिक क्या होती है? सेफ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, ये आप दे सकते हो। लेकिन अपन क्या करते हैं, जाते हैं केवल एंटीबायोटिक लिख के टेट्रासाइक्लिन सब लिखते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। तो जो आपकी टेट्रासाइक्लिन वाली जितनी भी होती है ना, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, मोनोसाइक्लिन हो गया, या फिर बीटामेथासोन हो गया, ठीक है, डेक्सोना हो गया, ये आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकती है? आपके जो आपके प्लेसेंटल बैरियर होते हैं उसको क्रॉस कर सकती है और बच्चे को हार्म कर सकती है। तो ये आपको अवॉइड करना है। चाहे आप या तो नाम ही मत लिखो, लेकिन नाम ऐसे मत लिखो जो क्या करते हैं, मदर की कंडीशन तो सही करे, फिटल की कंडीशन को मार रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, लेवोफ्लॉक्सासिन हो गया, इनको भी क्या करना है? आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन ने बात की है कि आपको कोई सी भी डिजीज आ गए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी आपसे कि आपकी जो डिजीज है, ठीक है, डिजीज है ना, जैसे आपका पेपर आएगा 6 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल आपकी पहला क्वेश्चन आपका डिजीज का आया था, और चौथा या पांचवा क्वेश्चन आया था आपके डिजीज का। मतलब 16 एकम 16, 16 दूने 32 नंबर।
इसमें भी नर्सिंग मैनेजमेंट कितना नंबर का पूछा है, 8 नंबर का। इसमें भी नर्सिंग मैनेजमेंट कितने नंबर का पूछा है, 8 नंबर का, ठीक है। तो इसमें और इसमें 8 नंबर का पूछा है, मतलब आपके क्या आ गए, 16 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट के आ गए थे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि आपने ये वाला फॉर्मेट पढ़ लिया, सिर्फ कितने पेज का था, 3 पेज का फॉर्मेट था, और इस फॉर्मेट को पढ़ने में मेरे को नहीं लगता है कि आपको 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे, ठीक है। अगर आपने ये फॉर्मेट पढ़ लिया तो यहाँ पर आपके 8 नंबर का मतलब ये फॉर्मेट इस क्वेश्चन में, और 8 नंबर का फॉर्मेट इस क्वेश्चन में। अगर आपको डिजीज से 10% भी आपको जानकारी है ना, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन में से एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी टूटा फूटा भी कुछ भी लिख दिया कि इतना तो पड़ता ही नहीं यार, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि प्रेग्नेंट जो आपका क्या नाम है इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अलावा कहीं और हो गया, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। APH, एंटी पार्टम हेमरेज। एंटी एंटी मतलब ड्यूरिंग, ठीक है। पार्टम हेमरेज, हेमरेज हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंटी पार्टम हेमरेज, इतना तो लिख सकते हो ना। पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम हेमरेज मतलब प्रेगनेंसी में, मतलब प्रेगनेंसी के जस्ट बाद में आपका क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज कहलाएगा। एक्लेम्पशिया, ठीक है। एक्लेम्पशिया में क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन होता है, वो 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाता है, विथ दो चीजें और लिखनी है, क्या, एक तो एडिमा और एक प्रोटीन यूरिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्री एक्लेम्पशिया। एक्लेम्पशिया कि प्री को आपने नहीं किया है ना, तो वो कन्वर्ट किस में होगा, आपके एक्लेम्पशिया में होगा, ठीक है। एक्लेम्पशिया में ये 3 तो होंगे ही होंगे, इस मतलब इसमें तो आपका 140/90 की जगह तो आ जाएगा 160/100 आ जाएगा, ठीक है। बट इसके अलावा जो प्रोटीन यूरिया और एडिमा, ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब उसके अलावा एक कंडीशन और आएगी, क्या, सीजर आ जाएगा, तो वो अपनी कंडीशन क्या कहलाएगी, एक्लेम्पशिया कहलाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक से ज्यादा हो रही है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी। अबॉर्शन 2 प्रकार का होता है, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है, इंड्यूस्ड हम करवाते हैं। यहाँ पर आप MTP एक्ट को पढ़ सकते हो, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस के 6-7 टाइप है, जिसमें से अगर 5 भी लिख दे तो बहुत है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनवाइटेबल, और आपका हो गया थ्रेटेंड हो गया, सेप्टिक हो गया, ठीक है। उसके अलावा रिकरेंट हो गया, ये आप टाइप्स लिख सकते हो। तो मेरा पर्पज यही था कि कोई भी डिजीज आ जाए ना, तो डिजीज एकमात्र ऐसा ओबीजी के अंदर एकमात्र ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको नंबर देखे जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, जिसके अंदर अपन ने कंप्लीटली डिस्कस किया है कि आपका डिजीज को कैसे मैनेज करना है। अपन खुद ही मैनेज कर लेंगे डिजीज को, ठीक है, कोई भी डिजीज आ गया, क्योंकि डिजीज अपने को अच्छे नंबर से पास करवाती है। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब आपके एग्जाम के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। कल या परसों आपके एग्जाम में, तो एग्जाम में अब आपके टाइम मतलब 4 तारीख से आपके एग्जाम है, तो आप एग्जाम में अब आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू अगेन।